हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की यह क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। इस क्लास में हम एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से कारक है जो उत्परिवर्तन को प्रभावित करते हैं या जिनके कारण उत्परिवर्तन होता है। इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। तो इसमें हेडिंग डालिए आप उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन शब्द सर्वप्रथम ह्यूगो डे व्रीज ने सन 1900 में दिया था और उत्परिवर्तन थ्योरी है वो भी ह्यूगो डे व्रीज ने दी थी। जिस पादप के अंतर्गत उत्परिवर्तन को खोजा गया उसका नाम है इवनिंग प्रिमरोज, जिसका वैज्ञानिक नाम है ऑर्निथेरा लेमार्कियाना। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि जीव में अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन जो वंशागत हो, ऐसे परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जीव में अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन जो वंशागत हो और ऐसे परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन की जो आवृत्ति है वो होती है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻6 और प्रकृति में ज़्यादातर प्रेरित उत्परिवर्तन ही पाया जाता है। यानी कि कायिक कोशिकाओं में जो भी उत्परिवर्तन होता है वो वंशागत नहीं होता है, लेकिन जेनेटिक सेल या जनन कोशिकाओं में जो भी उत्परिवर्तन होता है वो वंशागत होता है। आगे अपन देखते हैं कि उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है या क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन। तो सबसे पहले आपके पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन, यानी कि किसी भी डीएनए के एक ही न्यूक्लियोटाइड के छोटे भाग में जो परिवर्तन होता है उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अगला प्रकार है आपका स्वतः उत्परिवर्तन, यानी कि वातावरण में उपस्थित विकिरण व रासायनिक पदार्थों के कारण डीएनए में स्वतः ही जो बदलाव आते हैं उसे स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट आपका इंड्यूस उत्परिवर्तन या प्रेरित उत्परिवर्तन, इंड्यूस म्यूटेशन या प्रेरित उत्परिवर्तन, यानी किसी भी कारक को जब अपन बार बार किसी जीन के संपर्क में लाते हैं तो उसकी वजह से डीएनए में जो बदलाव आता है उसको इंड्यूस म्यूटेशन कहते हैं। किसी भी कारक के बार बार जीन के संपर्क में लाने के कारण डीएनए में जो बदलाव आता है उसे इंड्यूस म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका सोमैटिक म्यूटेशन या कायिक उत्परिवर्तन, यानी कायिक कोशिकाओं में जो उत्परिवर्तन होता है उसे कायिक उत्परिवर्तन या सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका युग्मकीय उत्परिवर्तन या जर्मिनल म्यूटेशन। इसका मतलब होता है कि जनन कोशिकाओं में युग्मक बनने के दौरान जो भी परिवर्तन होते हैं उसे युग्मकीय उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे एनकॉन भेड़ थी, उसमें लंबा शरीर और छोटा पैर, ये उदाहरण है जो युग्मकीय उत्परिवर्तन का है, जो जनन कोशिकाओं में युग्मक निर्माण के दौरान परिवर्तन हुआ था और उसे युग्मकीय उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट आपका संरचनात्मक उत्परिवर्तन, यानी कि जीन के न्यूक्लियोटाइड का क्रम बदलने के कारण जो उत्परिवर्तन होता है उसे संरचनात्मक उत्परिवर्तन कहते हैं। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका क्रम बदल जाता है, जैसे प्यूरिन और पिरिमिडिन एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है जिनका क्रम बदल जाता है और उनका क्रम बदलने के कारण जो भी उत्परिवर्तन होता है उसे संरचनात्मक उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन का वर्गीकरण यही समाप्त हो जाता है। उसके बाद में अगर आपको कोई पूछ ले कि उत्परिवर्तन की इकाई क्या है, तो उत्परिवर्तन की इकाई न्यूटॉन होती है। और म्यूटेशन किसे कहते हैं, यानी वे कारक या कारण जिनकी उपस्थिति में उत्परिवर्तन होता है उन्हें म्यूटेशन कहते हैं। आगे देखते हैं उत्परिवर्तन की विशेषताएं। तो उत्परिवर्तन हमेशा उत्क्रमणीय होता है। उत्परिवर्तन की दिशा है जो एक दिशीय होता है, उत्परिवर्तन हमेशा एक ही दिशा में होता है। और उत्परिवर्तन की आवृत्ति 10⁻⁻5 से 10⁻6 होती है। और अधिकतर उत्परिवर्तन नुकसानदायक होता है। और जो भी प्रकृति में ज़्यादातर उत्परिवर्तन पाया जाता है वो प्रेरित उत्परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है आपका उत्परिवर्तन के कारक, यानी वे कारक जिनकी वजह से उत्परिवर्तन होता है। तो पहला कारक है आपका भौतिक कारक। भौतिक कारक में आपके एक्स रेज, एल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, अल्फा टॉक्सिन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन,
ये सभी कारक भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका रासायनिक कारक जिनकी वजह से उत्परिवर्तन होता है। तो पहला कारक है एथिल मिथेन सल्फोनेट, जिसको EMS भी बोलते हैं, एथिल मिथेन सल्फोनेट। दूसरा कारक है मेथिल मिथेन सल्फोनेट, जिसे MMS भी कहते हैं। तीसरा कारक है फिनोल। चौथा है फॉर्मेल्डिहाइड और पांचवा है क्लोरोयूरोसिन। ये सब आपके रासायनिक कारक है जिनकी वजह से उत्परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है वातावरणीय कारक, जैसे वातावरण में आपने देखा होगा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ईंधन की वजह से प्रदूषण, प्रिजर्वेटिव और एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड एंड ड्रग्स, ये सब रासायनिक कारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका उत्परिवर्तन के परिणाम। तो जहाँ तक है उत्परिवर्तन के परिणाम नुकसानदायक ही होते हैं। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का प्रभाव अधिकतर शरीर में थोड़ी हानि से लेकर मृत्यु तक हो सकता है, यानी विटल टू लिथल। नेक्स्ट है कभी कभी उत्परिवर्तन लाभदायक भी होता है, जैसे जैव रासायनिक पदार्थों के अध्ययन में उत्परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। फसल में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु पादप उत्परिवर्तन का उपयोग प्लांट ब्रीडिंग के दौरान किया जाता है, जैसे चावल की ज़्यादा पैदावार हेतु जैपोनिका नामक वैरायटी का उपयोग किया जाता है। दूसरा है बार्ले अपग्रेडिंग में। और तीसरा है फंगस पेनिसिलियम से पेनिसिलिन प्राप्त करने हेतु प्लांट म्यूटेशन का उपयोग किया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। सभी को धन्यवाद।